जिन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिहेवियर फाइनेंस और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम पर एक्सटेंसिव काम किया है। ये किताब फाइनेंशियल साइको ये किताब फाइनेंशियल साइकोलॉजी और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का परफेक्ट कॉम्बो है। तो जेनर कहते हैं इसको बिहेवियरल फाइनेंस, रियल लाइफ केस स्टडी और सेल्फ डिसिप्लिन की प्लेबुक। तो कोवल ने लंबे समय तक इंटरव्यूज लिए, कोर्ट रिकॉर्ड्स लिए और एक्सक्लूसिव टर्टल डेटा के जरिए इस किताब को लिखा है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे, नर्चर वर्सेस नेचर। तो 1980s के दौरान जब दुनिया में कंप्यूटर्स नया आए थे तो अमेरिका में स्टॉक मार्केट एक नए बुल फेज में था। इस बैकड्रॉप में रिचर्ड डेनिस, एक शिकागो बेस्ड कमोडिटी ट्रेडर जिन्होंने अपनी जवानी में ही करोड़ों रुपए कमा लिए थे, उन्होंने एक रेडिकल एक्सपेरिमेंट प्लान किया। उन्होंने अपने फ्रेंड और ट्रेडिंग पार्टनर विलियम एक्वर्ड के साथ एक आर्गुमेंट छेड़ दिया। तो डेनिस बोलते थे कि ट्रेडिंग जो है सिखाई जा सकती है और एकहार्ट मानते थे कि ये स्किल नेचुरल होती है। तो डेनिस ने कहा कि लेट्स टेस्ट इट साइंटिफिकली। उनका प्लान सिंपल था कि अलग अलग बैकग्राउंड से लोगों को ले लेकर एक स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड सिस्टम सिखाएंगे और देखेंगे कि क्या वो भी पैसा कमा सकते हैं जैसे कि प्रोफेशनल ट्रेडर कमाते हैं। ये आइडिया सिर्फ रेवोल्यूशनरी नहीं था बल्कि रिस्की भी था, क्योंकि डेनिस अपना खुद का पैसा उन नए ट्रेडर्स को देने वाले थे। तो 1983 में डेनिस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में, बैरन्स और इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून में एक क्लासिफाइड एड दिया। उसमें लिखा था, सिर्फ लुकिंग फॉर कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडर, नो प्रायर एक्सपीरियंस नेसेसरी। जो भी सक्सेसफुल ट्रेन एप्लीकेंट होंगे उन्हें ट्रेन किया जाएगा एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग सिस्टम में और आप ट्रेड करेंगे हमारे कैपिटल। बस इतना लिखा था एड में। इसका मतलब समझ रहे हो कि कोई भी एमबीए नहीं चाहिए, कोई भी वॉल स्ट्रीट का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइन चाहिए थी रिज्यूम के साथ कि आप ट्रेड क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब थे। तो ये एड देखकर 1000 लोगों ने अप्लाई किया और इनमें से सिर्फ 23 को चूज किया गया, जिसे डेनिस ने नाम दिया टर्टल, इंस्पायर्ड बाय एक टर्टल फार्म जहां वो सिंगापुर में गए थे, जहां टर्टल्स को फैक्ट्री लाइक सिस्टम में ग्रो किया जाता था। तो रिचर्ड डेनिस का मानना था, मार्केट एक बोर्ड गेम की तरह है जैसे कि मोनोपोली। अगर आपको रूल्स पता है और आप इमोशंस कंट्रोल कर सकते हो तो आप जीत सकते। और इसके अपोजिट में जो विलियम एकहार्ट थे, जिनके पास मैथमेटिक्स में पीएचडी लेवल की नॉलेज थी, वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए और गट फीलिंग जरूरी होती है। उनका कहना था कि या तो तुम्हारे पास ट्रेडिंग का दिमाग होता है या फिर नहीं होता है, मतलब तुम सीख तो नहीं सकते हो। ये फिलोसॉफिकल डिबेट इवेंचुअली एक टर्टल एक्सपेरिमेंट में बदल गई, जिसका पर्पस ये था प्रूव करना कि टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेनिंग, माइंडसेट और रूल्स को फॉलो करना। तो डेनिस ने ट्रेडिंग को कभी भी इमोशनल या इंस्टिंक्टिव गेम नहीं माना। उनके लिए हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड बेट था, रिस्क था उसमें, रिवॉर्ड था और प्रोबेबिलिटी के साथ। उनका कहना था कि अगर मैंने $5000 कमा लिए तो मैं उससे $25,000 कमाने का रिस्क ले सकता और फिर $25,000 से $2,50,000 तक जा सकता, फिर उससे 1 मिलियन तक जा सकता हूँ। तो ये जो लॉजिक है वो स्केलेबल है। ये अप्रोच लेवरेज बेस्ड कंपाउंडेड थिंकिंग का एक क्लासिक एग्जांपल है। मनी उनके लिए सिर्फ एक स्कोर कार्ड था, एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं। इस साइकोलॉजिकल डिटैचमेंट ने उनको एक एल्गोरिथम ट्रेडर बना दिया, वो भी बिना कंप्यूटर्स के। तो डेनिस ने कोई भी कन्वेंशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो नहीं किया। उन्होंने ना कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लिया, ना इंटरव्यू बेस्ड टेस्ट लिया, कुछ भी नहीं। बस एक इंट्यूटिव सिलेक्शन प्रोसेस रखा। एक कोट याद रखना कि ट्रेडिंग वाज नॉट अबाउट आईक्यू, इट वाज अबाउट फॉलोइंग रूल्स विदाउट लेटिंग योर साइकोलॉजी गेट इन द वे। तो एक बार सेलेक्ट होने के बाद हर टाइटल को सेम ट्रेनिंग दी गई, सेम सिस्टम पे बिठाया गया और सेम स्ट्रेटजीज बताई। एक लेवल सेम था कि प्लेइंग फील्ड भी सेम था। ये सब कुछ डेनिस के C&D कमोडिटीज के ऑफिस में हुआ, जहां उनको $1 मिलियन तक की कैपिटल दी गई थी ट्रेड करने के लिए। तो चैप्टर 1 में इनडायरेक्टली बिहेवियरल फाइनेंस के कुछ कोर कॉन्सेप्ट को टच किया गया है, जैसे कि कंफर्मेशन बायस। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उनकी बिलीफ को सपोर्ट करता है। और दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हर नया ट्रेडर ये सोचता है कि वो मार्केट को आउटस्मार्ट कर सकता है। और तीसरी चीज है लॉस एवर्शन। लोग प्रॉफिट छोटा लेते हैं लेकिन लॉसेस को राइड करते हैं, बल्कि इसका अपोजिट होना चाहिए, प्रॉफिट को राइड करना चाहिए और लॉसेस को कम करना चाहिए। तो टर्टल एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि अगर एक पर्सन इन तीनों बायसेस से ऊपर चले जाए और सिस्टमेटिक अप्रोच ले ले तो वो मार्केट में जीत सकता है। डेनिस का जो टीचिंग स्टाइल है थोड़ा अनकन्वेंशनल था। वो कहते थे कि मैं अपने मेंटल सॉफ्टवेयर इनके दिमाग में डाल रहा हूँ। उनका ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज हो, ना कि उनकी पेडिग्री, मतलब किस एजुकेशन से आए हैं, किस क्लास से आए हैं,
या पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर जज किया जाए। तो विलियम एकहार्ट जो है इनिशियली जो है वो हेजिस्टेंट थे, थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि डेनिस जो है एक सेवेंट है जिनकी जो टैलेंट है वो कॉपी नहीं किया जा सकता। लेकिन डेनिस का कहना था कि लेट्स ट्राई, लेट्स जस्ट रिजल्ट स्पीक, एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ उसने दुनिया को शॉक कर दिया। इस पूरी स्टोरी में एक ट्रेडिंग प्लेसेस मूवी जैसा वाइब था, जिसमें रियल लोगों पे एक हाइपोथेसिस टेस्ट हो रहा था और ये सब रियल पैसे से हो रहा था, कोई सिमुलेशन गेम नहीं था। तो डेनिस ने रिस्क लिया, उन्होंने ट्रेनिंग दी और फिर देखा कि क्या ये ऑर्डिनरी लोग मिलियन डॉलर ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। और जैसे ही आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको और भी चीजें सीखने को मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। दोस्तों, अब तक हमने चैप्टर 1 में जाना कि रिचर्ड डेनिस ने कैसे एक नर्चर ओवर नेचर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये समझना इक्वली ज़रूरी है कि डेनिस जो है खुद कौन थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी सोच क्या थी, और ये जानना ज़रूरी है कि कैसे वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग का जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने शुरू किया। तो चैप्टर 2 कहता है कि अगर आप टर्टल एक्सपेरिमेंट को समझना चाहते हो तो पहले उस प्रिंस को समझो जिसने उसको बनाया। तो रिचर्ड डेनिस का जन्म हुआ था शिकागो के साउथ साइड में, एक लोअर मिडिल क्लास नेबरहुड में, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड फैमिली, कंजर्वेटिव फैमिली और कैथोलिक वैल्यूज के साथ। लेकिन डेनिस के अंदर एक चीज अलग थी, वो ये थी ऑब्सेसिव क्यूरियोसिटी और डीप इंडिपेंडेंस। अर्ली टीन्स में डेनिस ने शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज में रनर की जॉब ले ली। बेसिकली उस टाइम पे होता था कि वो ऑर्डर और स्लिप को ट्रेडिंग फ्लोर पे इधर उधर ले जाते थे, लेकिन यही फ्लोर बना उनका रियल लाइफ क्लास। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह लोग शाउट करके ट्रेड करते हैं और पैनिक में डिसीजन लेते हैं। यहाँ उन्होंने एक चीज सीखी, द गेम इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट मैनेजिंग रिस्क एंड लेटिंग प्रोबेबिलिटी डू इट्स जॉब। तो डेनिस ने अपने पापा से $1600 बोरो किए। उस जमाने में ये भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था, तो उस पैसे को उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग में लगाया। सोयाबीन, कॉर्न, शुगर जैसे कमोडिटीज में लिया। सिर्फ कुछ ही महीने में उन्होंने $1600 उनका बन गया $2 लाख। और 25 की एज में डेनिस ने $1 मिलियन कमा लिए और 37 तक वो बना $200 मिलियन के। और 1980s के सोरोस और मिल्किन के साथ वो खड़े थे। 1986 में ही डेनिस ने $80 मिलियन कमा लिए, जबकि एक दिन में वो $10 मिलियन का लॉस भी झेल चुके थे। फिर भी वो बोलते हैं कि मैं बेबी की तरह सोता हूँ, लॉसेस मुझे इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करते। बेबी की तरह सोने का मतलब है निश्चिंत होकर सोना, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी टेंशन के सोना। यही था डिफरेंस। डेनिस का माइंडसेट था स्ट्राइक आउट्स आर ओके, होम रन्स मैटर। यानी कि जितनी बार तुम आउट होते हो, यानी कि जितनी बार लॉसेस होते हैं वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन छोटे छोटे होने चाहिए। लेकिन जो तुम होम रन बनाते हो, यानी कि जो प्रॉफिट है, वो मैटर करता है। वो जानते थे कि रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं आता। डेनिस का स्टाइल था मेहमत बैट्स लेना जब अपॉर्चुनिटी दिखे, लेकिन साथ में कांस्टेंट स्मॉल लॉसेस को टॉलरेट करना। इसे ये अप्रोच कहते हैं कि असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड थिंकिंग होनी चाहिए, वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए और पोजीशन साइजिंग एज पर वॉलेटिलिटी। और सबसे बड़ी बात, वो हमेशा रेडी रहते थे एक्सेप्ट करने के लिए कि वो गलत हो सकते हैं। उनका कहना था यू डोंट हैव टू बी राइट ऑल द टाइम, यू जस्ट नीड टू बी बिग व्हेन यू आर राइट। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा हर समय सही होने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखिएगा, जब भी आप सही हो तो कोशिश कीजिएगा हमेशा बड़ा खेलें। बाहर के लोग डेनिस को वेगस स्टाइल गैम्बलर बोलते थे, पर उससे ये टैग पसंद नहीं था। उसका कहना था कि मैं ऑड्स को डीपली समझता हूँ, ये स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग नहीं। उसके लिए ट्रेडिंग एक डार्विनियन गेम था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जहाँ हर दिन मार्केट एक एग्जाम लेता था और हर गलती एक पनिश करती। तो चैप्टर 2 डेनिस को एक मल्टी डायमेंशनल फिगर के रूप में दिखाता है। डेनिस द फ्लो ट्रेडर, जहाँ पे वो आइकॉनिक फिगर हैं शिकागो पिट्स में। दूसरा डेनिस द सिस्टम गुरु, जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग को प्रमोट करता है। तीसरे हैं डेनिस द एक्टिविस्ट, जो पॉलिटिकली आउटस्पोकन है विद लिबर्टेरियन व्यूज के साथ। और चौथा जो उनकी इमेज है, छवि है, वो है डेनिस द फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि ड्रग पॉलिसी रिफॉर्म और सिविल लिबर्टीज के एडवोकेट हैं वो। ये सारी लेयर्स उनको एक टिपिकल वॉल स्ट्रीट गाय से अलग बनाती हैं। डेनिस की सोच डीप थी,
वो मार्केट को सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं बल्कि एक सेल्फ मास्टरी प्लेटफॉर्म मानते थे। उनका कहना था, ट्रेडिंग टीचेस यू मोर अबाउट योर सेल्फ देन एनी बुक एवर कुड। इसका मतलब ट्रेडिंग आपको अपने बारे में वो चीज़ें सिखाता है जो आप किसी भी थेरेपी में नहीं सीखते, किसी भी क्लास में नहीं सीखते, किसी भी किताब से नहीं सीख सकते। वो बिलीव करते हैं कि हर ट्रेडर के जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो खुद होते हैं। उनका ईगो होता है, उनका ग्रीड, उनका फियर और उनका होप। ये सब इमोशन अगर कंट्रोल ना किए जाएं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाती है। डेनिस ने कहा था कि इफ़ यू वांट टू मेक मनी इन द लॉन्ग रन यू हैव टू लर्न टू टेक लॉसेस। ये लाइन किसी भी नए ट्रेडर के लिए काउंटर इंट्यूटिव लगती है, लेकिन इसी में ही ट्रेडिंग की साइकोलॉजी का एसेंस छुपा है। रिस्क टॉलरेंस कोई गिफ्टेड ट्रेट नहीं होती, उसको डेवलप किया जा सकता है। लॉसेस से घबराना नहीं है, उन्हें स्ट्रेटेजिक टूल बना लो। और यही माइंडसेट उन्होंने अपने टर्टल स्टूडेंट्स को भी सिखाया। तो माइकल कोवल इस चैप्टर में एक डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट देते हैं। वो ये है कि ग्रेट इन्वेस्टर डोंट जस्ट गैदर बेटर डेटा, दे प्रोसेस डेटा डिफरेंटली। मतलब ये है कि आपके पास चाहे ब्लूमबर्ग हो या रियूटर्स हो या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। ज़रूरी ये है कि आप अपने डिसीजन किस लेंस से देखते हो। डेनिस का लेंस था रेशनैलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इमोशनल बिल्कुल नहीं। सिस्टम से काम करो, इंस्टिंक्ट पर भरोसा मत करो। दूसरा, हमेशा एक एज होना चाहिए ईगो के बदले। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, द टर्टल्स। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि रिचर्ड डेनिस का बिलीव था कि ट्रेडिंग एक स्किल है जो सिखाई जा सकती है, लेकिन इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि उन्होंने प्रैक्टिकली कैसे प्रूव किया कि जो टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रेनिंग, सिस्टम और साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन। इस चैप्टर का नाम है द टर्टल्स, क्योंकि डेनिस ने एक बार सिंगापुर के टर्टल फार्म में देखा कि किस तरह टर्टल्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मास प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसने सोचा कि अगर ये हम टर्टल के साथ कर सकते हैं तो क्यों ना इंसानों के साथ भी कर सकते हैं, यानी ट्रेडर के साथ भी कर सकते हैं। ये चैप्टर उन्हीं लोगों की कहानी बताएगा जो ऐड देखकर अप्लाई किया था, जिन्होंने जो सेलेक्ट हुए और जो ट्रेन हुए और जो मिलियनर्स भी बने। तो 1983 में डेनिस ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूज़पेपर में एक सिंपल सा ऐड दिखा था कि वी आर लुकिंग फॉर इंडिविजुअल टू ट्रेन इन अवर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग टेक्निक्स, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। ये ऐड रिवोल्यूशनरी तो था ही, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा था कि वॉल स्ट्रीट का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, हम सब सिखाएंगे आपको, आप बस आइए और विलिंग टू डू होने चाहिए। तो फाइनल लिस्ट में लोग आए थे टोटल 23 लोग, जिनमें से कुछ के नाम आज भी फाइनेंस इंडस्ट्री में घूमते रहते हैं, जैसे कि जेरी पार्कर, जिसने बाद में $1 बिलियन का फंड रन किया। दूसरे हैं कर्टिस फेथ, यंगेस्ट टर्टल थे, सिर्फ 19 साल के थे ये। तीसरे हैं रसल सैंड्स, टॉम शैंक्स और लिज केवाल। सब ने अपने अपने फंड जो है एस्टैब्लिश किए थे बाद में। उनका बैकग्राउंड बहुत ही अलग अलग था। कुछ लोग एक्टर थे, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर था, एक तो डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम का एक्सपर्ट था। लेकिन सब में एक चीज कॉमन थी, हंगर टू लर्न एंड फॉलो रूल्स विदाउट ईगो। डेनिस कहते हैं कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर काउ बॉयज और रेबल, वी नीडेड रूल फॉलोवर हु डिड नॉट सेकंड गेस द सिस्टम। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो रूल को फॉलो करें, जो ये ना सोचे कि सिस्टम गलत हो सकता है। उनको बस एक चीज माननी है कि सिस्टम सही है, मैं गलत हूँ, बस। तो उन टर्टल्स को ले जाया गया शिकागो के C&D कम्युनिटीज ऑफिस में और स्टार्ट हुआ उनका बूट कैंप स्टाइल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग 2 हफ्ते की थी, लेकिन 2 हफ्ते में उनकी लाइफ चेंज हो गई। उसमें बताया गया ट्रेंड फॉलोइंग बेसिक्स के बारे में, जैसे कि बाय हाई, सेल हायर, सेल लो, बाय लोअर। दूसरी चीज सिखाई गई पोजीशन साइजिंग वॉलेटिलिटी के बेस पर, जो कि एन फैक्टर है। तीसरी चीज थी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। चौथी थी एंट्री और एग्जिट रूल। पांचवा था साइकोलॉजिकल कंट्रोल, वॉलेटाइल मार्केट में कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को सुधार सकते हैं। डेनिस और विलियम एकार्ड ने ये सब कॉन्सेप्ट हैंड ड्रॉन चार्ट्स और कैलकुलेशन के थ्रू समझाए। उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, लेकिन जो उनका लॉजिक था वो क्रिस्टल क्लियर था। डेनिस ने कहा कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल हु थिंक दे आर स्मार्टर देन द मार्केट। हमें वो लोग चाहिए जो सिस्टम पर ट्रस्ट करें, चाहे अगर आपको गलत भी लग रहा है तब भी। यही रीजन था कि ट्रेनिंग के साथ एक साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन भी थी। टर्टल्स को सिखाया गया कि लॉसेस आर नॉर्मल, सिस्टम को सेकंड गेस मत करो। मतलब ये मत सोचो कि क्या पता सिस्टम गलत हो, नहीं, आपको बस सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करना है, इम्पल्स पे काम मत करो। तो एक टर्टल ने कहा, आई लर्न मोर अबाउट माई ओन इमोशन इन 2 वीक्स देन आई हैड इन 20 years ऑफ लाइफ। अब जब ट्रेनिंग खत्म हो गई तो डेनिस ने उनको दिया रियल मनी। हर टर्टल को $1 मिलियन तक की ट्रेडिंग कैपिटल दी गई
और कंडीशन ये थी कि आपको सिस्टम के रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो करने हैं। अगर आपने रूल्स तोड़ा तो आपको फंड जो है उससे हटा दिया जाएगा। सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। डेली रिपोर्ट्स जाते थे डेनिस को कि अगर किसी ने अनऑथराइज ट्रेड किया तो क्या होगा, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता था। एक टर्टल जिनका नाम रसल सैंड्स है, वो कहते हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि इन्होंने मुझे एक ट्रेडिंग रोबोट बना दिया, बस रूल को फॉलो करो। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसी रोबोट के कारण मैं मिलियनेयर बना। जब सब टर्टल्स को सेम रूल्स और कैपिटल मिला, इनिशियली सब इक्वल थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, ईगो और ग्रुप के डायनामिक्स धीरे धीरे काम आने लगे। तो कुछ टर्टल ज़्यादा कमाने लगे, कुछ कम, कुछ लोग जेलस होने लगे। एक ग्रुप एक टर्टल फंड बनाने की कोशिश में था, लेकिन वो भी ईगोज की वजह से फेल हो गया। और एक टर्टल ने बोला कि इट बिकेम क्लियर वी आर नॉट अ फैमिली, वी आर कॉम्पिटिटर्स। ये भी एक साइकोलॉजिकल इंसाइट है। जब पैसा और परफॉर्मेंस स्टेक पे हो तो कोलैबोरेशन मुश्किल हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है इस चैप्टर का, वो ये है कि डेनिस ने टर्टल्स को कहा था डोंट टॉक टू द मीडिया। वो नहीं चाहते थे कि ये उनकी जो सिस्टम है उसका हाइप बन जाए। लेकिन जब जैक श्वेगर ने अपनी फेमस बुक द मार्केट विजर्ड लिखी तो उन्होंने टर्टल्स को इंक्लूड करना चाहा, पर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इसलिए उस चैप्टर का नाम था साइलेंस ऑफ द टर्टल्स। एनडीए साइन करा गया, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किए गए सीक्रेसी और एक्सक्लूसिविटी का मेंटेन करने के लिए, ताकि ये चीज बाहर ना जाए, ये सिस्टम जो है बाहर लोगों को पता ना चले। दोस्तों, अगर आप मार्केट विजर्ड बुक की डिटेल्स समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जो टर्टल्स है उनके जो कोर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स थे, उसमें सबसे पहला था ओबीडियंस, यानी कि वो हमेशा जैसे मशीन होता है ना वैसे ही रूल फॉलो करेंगे। दूसरा था इमोशनल कंट्रोल, यानी कि ग्रीड और फियर उनके पास नहीं होना चाहिए। तीसरा था डिलेड ग्रेटिफिकेशन, उनको हमेशा बिग प्रॉफिट के लिए पेशेंस रखना सिखाया गया था। चौथा था लॉस एक्सेप्टेंस, यानी कि हर लॉस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए। और पांचवा था नो नीड टू बी राइट, यानी कि हमेशा जरूरी नहीं है कि आप सही हो, हमेशा मार्केट से फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो डेनिस ने लिटरली एक रियल लाइफ वर्जन ऑफ ट्रेडिंग प्लेसेस बनाया, जहां एक ग्रुप जो कि नोबडीज हैं, कोई अकाउंटेंट है, कोई एक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसी का भी वॉल स्ट्रीट से कोई भी रिलेटेड लिंक नहीं है। ऐसा एक्सपेरिमेंट पहले ना कभी हुआ था ना बाद में हुआ। उनकी स्टोरी में एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया कि अगर आपके पास सिस्टम है, ट्रेनिंग है और डिसिप्लिन हो तो बैकग्राउंड जो है वो मैटर नहीं करता। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, द फिलॉसफी। डेनिस और एकार्ड ने टर्टल ट्रेनिंग को बना दिया एक मिनी साइंटिफिक लैब। उनका कहना था अगर तुम ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले साइंटिस्ट बनना सीखो। उन्होंने साइंटिफिक मेथड का कोर मॉडल यूज किया, जैसे कि सबसे पहला होता है डिफाइन द क्वेश्चन, गैदर द इंफॉर्मेशन, फॉर्म हाइपोथेसिस, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, एनालाइज डेटा, ड्रॉ कंक्लूजन। सातवां है रिपीट एंड फाइंड। ये कोई सीएनबीसी टाइप ग्लैम ट्रेडिंग नहीं है, ये एक काम, रेशनल और एविडेंस बेस्ड अप्रोच थी जो किसी लेबोरेटरी से कम नहीं थी। डेनिस कहता था कि ट्रेडिंग बिना लॉजिक के एक ब्लाइंड गैम्बल बन जाता है। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा एंकर है जो हर डिसीजन को बायस फ्री बना सकता है। डेनिस और एकार्ड दोनों बिलीव करते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडर की जो क्वालिटी, वो है एम्पेरिकल थिंकिंग। इसका मतलब अपने एजम्पशन को टेस्ट करो, रिजल्ट को मेजर करो और इमोशनल रिएक्शन से दूर रहो। ये एक साइकोलॉजिकल रेवोल्यूशन था, क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रेडर अपने फील्ड पे काम करते हैं, लेकिन जो टर्टल ट्रेडर हैं उनको सिखाया गया कि अच्छा ट्रेड वो नहीं है जो प्रॉफिट दे, अच्छा ट्रेड वो है जो रूल फॉलो करके किया गया हो, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे उसमें लॉस हो। एक टर्टल ने कहा था कि वी वर नॉट ट्रेन टू प्रिडिक्ट, वी वर ट्रेन टू रिएक्ट रेशनली। और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ रिएक्ट करना है जो भी चीज हो रही है। टर्टल्स को सिखाया गया कि मार्केट एक जीरो सम गेम है, आपका प्रॉफिट किसी और का लॉस है। इसका मतलब ये था कि आपको एवरेज से अलग सोचना पड़ेगा। क्राउड फॉलोइंग जो है वो सुसाइडल होती है और सिस्टमेटिक एज ही लॉन्ग टर्म में काम करे। उन्होंने ये भी समझा कि लॉसेस होना नॉर्मल है, और अगर सिस्टम सॉलिड हो तो चाहे आपका बैड मंथ भी हो, बुरा महीना भी जाए, तब भी आपका जो है बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। ये फिलॉसफी उन्होंने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से डेवलप किया था, क्लासरूम से नहीं बल्कि पिट फ्लोर से। डेनिस और एकार्ड ने इमोशंस को सबसे बड़ा एनिमी माना। उन्होंने एक सिंपल लेकिन प्रोफाउंड मंत्र दिया कि द मोर यू फील द वर्स यू विल ट्रेड। टर्टल्स को सिखाया गया मार्केट के साथ इमोशनली अटैच मत हो, लॉस को ईगो का इशू मत बनाओ, पोजीशन साइज बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर ट्रेड एक इक्वेशन है, कोई आइडेंटिटी नहीं। तो एकार्ड कहते हैं अ ट्रेडर मस्ट बिहेव लाइक अ रोबोट विद रूल्स, नॉट लाइक एन आर्टिस्ट विद फीलिंग।
एक और पावरफुल आइडिया जो इस चैप्टर में आता है वो है मनी को आउटकम के रूप में मत देखो, उसे एक इनपुट वेरिएबल समझो। अगर आपके पास $50,000 हैं या $5 मिलियन हैं, आपकी थिंकिंग सेम होनी चाहिए। रिस्क का परसेंटेज जो है हमेशा फिक्स्ड होना चाहिए, पोजीशन साइज जो है वॉलेटिलिटी के बेस पे होना चाहिए। ये पर्सपेक्टिव लॉस एवर्शन बायस को न्यूट्रल करता है, जिससे कि ज्यादातर ट्रेडर इमोशनल ट्रेड्स करते हैं। डेनिस ने एक्सप्लिसिटली बोला था कि वी डोंट नीड क्रिएटिव जीनियसेस, वी नीड डिसिप्लिन एग्जीक्यूटर। तो टर्टल्स के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि सिस्टम फॉलो करो, पर्सनल ओपिनियन को साइड में रखो। इन्वेस्टर ब्रैडली रॉटर ने कहा था कि ये एक सिंपलिस्टिक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, लेकिन सक्सेसफुल टर्टल वो नहीं था जो मार्केट को सबसे अच्छे से समझा, बल्कि वो था जो रूल्स को बिना क्वेश्चन किए कंसिस्टेंटली अप्लाई करता था। इस फिलॉसफी का एक इंटरेस्टिंग पिलर था मेमोरी लेस ट्रेडिंग। ये आइडिया ये था कि हर ट्रेड जो है इंडिपेंडेंट है, पिछले प्रॉफिट या लॉस का असर करंट डिसीजन पे नहीं होना चाहिए। मार्केट डज नॉट ओ यू एनीथिंग। ये 3 रूल्स थे। इन तीनों आइडिया के बेस पे उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के जो रीसेंसी बायस है उसके अगेंस्ट है, जो कहता है कि जो रिसेंट आउटकम्स हैं हमारे करंट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो टर्टल्स को ये हैबिट अपनी तोड़नी थी। ट्रेडिंग का एक रियलिटी ये भी है कि ज्यादा वक्त आप वेट करते हो। टर्टल्स को सिखाया गया कि जब सिस्टम सिग्नल ना दे तो कुछ मत करो। आइडियल टाइम मतलब होता है प्रिपरेशन टाइम। ओवर ट्रेडिंग से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं है। एक टर्टल जेरी पार्कर जब मार्केट एक्टिव नहीं होता था तो वीडियो गेम्स खेलते थे, नॉट एज डिस्ट्रैक्शन बल्कि सेल्फ कंट्रोल के लिए। जब तक सिग्नल ना आए तब तक उन लोगों को कुछ नहीं करना। उनका कहना था कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि कब करना है, इसका मतलब ये भी है कब कुछ नहीं करना। अगर आप ट्रेडिंग, बिजनेस या किसी भी डिसीजन बेस्ड करियर में हो तो ये इनसाइट जो है वहां भी अप्लाई होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिस्टम बनाओ और उसे फॉलो करो, चाहे शॉर्ट टर्म रिजल्ट क्या ही हो। दूसरा है अपने इमोशंस को एनालाइज करो, उन पे एक्ट मत करो। तीसरा है रिस्क को मैथमेटिकली क्वांटिफाई करो, इंट्यूशन से नहीं करना काम। आउटकम्स के पीछे मत भागो, इनपुट्स को सही करो। और पांचवा है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को शॉर्ट टर्म थ्रिल से ऊपर रखो। तो टर्टल फिलॉसफी सिर्फ ट्रेडिंग तक ही लिमिट नहीं होती, ये एक लाइफ फिलॉसफी है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड होती है, जहाँ इम्पल्स को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ डिसिप्लिन और लॉजिक को इमोशनल ग्रेटिफिकेशन पे प्रायोरिटी नहीं देते। रिचर्ड डेनिस के लिए ये सब पैसा बनाने का तरीका नहीं था, ये एक मॉरल और इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन था। अब चलते हैं अपने आखिरी चैप्टर पे, द रूल्स। तो दोस्तों टर्टल ट्रेडिंग का एक्सपेरिमेंट का जो बैकबोन था वो था रूल बेस्ड। दोस्तों टर्टल ट्रेडिंग का जो एक्सपेरिमेंट का जो बैकबोन है वो था उनका रूल बेस्ड सिस्टम। चैप्टर 5 फाइनली उन्हीं एग्जैक्ट रूल्स को ब्रेक डाउन करता है जिनके ऊपर रिचर्ड डेनिस और विलियम एकार्ड ने अपनी मल्टी मिलियन डॉलर स्ट्रेटेजी बनाई थी। ये चैप्टर एक चीज पर बार बार रीइंफोर्स करता है, वो है System trading is not about prediction, it's about reacting consistently and unemotionally। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप टर्टल्स की सैक्रेड रूल्स। सबसे पहला है वॉलेटिलिटी मेजर, यानी कि एन फैक्टर। सबसे पहले डेनिस ने सिखाया कि मार्केट की जो प्राइस है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका बिहेवियर, यानी कि वॉलेटिलिटी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एन फैक्टर, जो हर एसेट का वॉलेटिलिटी मेजर था। बेसिकली एन एक एवरेज ट्रू रेंज था, यानी ATR। जितना ज्यादा एन होगा उतना ज्यादा प्राइस का अप एंड डाउन मूवमेंट आएगा। एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस अगर $40 है लेकिन एन अगर $3 है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है वॉलेटाइल है। ट्रेडिंग क्वांटिटी इसी वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करेगी, ना कि सिर्फ प्राइस पे। दूसरा है पोजीशन साइजिंग। एक टर्टल को कभी भी रैंडमली पोजीशन साइज नहीं करना था, उसको हर ट्रेड का साइज जो है कैलकुलेट होता था एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला है रिस्क इज इक्वल टू कैपिटल परसेंटेज इनटू अकाउंट साइज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन वॉलेटिलिटी इनटू डॉलर वैल्यू पर यूनिट। एग्जाम्पल के लिए अगर $1.5 का अकाउंट है जिसमें आप 1.5% रिस्क रखते हो, यानी कि $2250 का रिस्क, वॉलेटिलिटी अगर 2N है तो वो हो गया $1600 और कॉन्ट्रैक्ट का साइज हम ऐसे निकालेंगे कि $2250 डिवाइडेड बाय $1600 यानी कि 1.4, तो लगभग 1 के अराउंड। इस फॉर्मूले से एक चीज होती थी कि हर ट्रेड में इक्वल रिस्क लगता था, लॉसेस जो है प्रिडिक्टेबल होते थे, नो ओवर एक्सपोजर इन वॉलेटाइल मार्केट। ये साइंस था, इसमें कोई इमोशन इंक्लूड नहीं है। तीसरा है एंट्री रूल्स। डेनिस ने 2 सिस्टम बनाए थे, S1 जो कि शॉर्ट टर्म के लिए था, S2 जो कि लॉन्ग टर्म के लिए था। दोनों ही फॉलो करते थे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। S1 कहता था कि बाय तब करो जब प्राइस जो है हाईएस्ट ऑफ हाई ऑफ लास्ट 20 डेज, यानी कि लास्ट के 20 दिन के हाई को तोड़ दे तब आप बाय करोगे। और S2 कहता था जब लास्ट 55 डेज के हाई को हाई तोड़ दे तब जाके आप इस पर बाय करोगे। उसी तरह सेल का भी यही रूल थे कि लोएस्ट ऑफ पास्ट डेज
को जब तोड़ दे तब जाके आप उसमें सेल करेंगे। ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का एसेंस ये था कि प्रिडिक्ट मत करो, बस फॉलो करो। अगर ब्रेकआउट आया तो एंट्री लेना कंपलसरी था, उसमें कोई भी सेकंड गेसेस नहीं थे, कोई भी ये नहीं कि आपको सोचना है कि सिस्टम गलत है। चौथा रूल था एग्जिट रूल। तो टर्टल्स का एक मंत्र था, कट योर लॉसेस क्विकली, लेट योर प्रॉफिट रन। एग्जिट रूल में जो स्टॉप लॉस होता था वो 2n स्टॉप लॉस था। एंट्री पे 2n का स्टॉप लॉस लगाया जाता था, जैसे ही मार्केट अगेंस्ट जाती एग्जिट ट्रिगर हो जाता, और अगर ट्रेंड कंटिन्यू हो तो ट्रेल जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता था हर नए यूनिट के साथ। ये इंश्योर करता था कि कोई भी स्मॉल लॉसेस हो तो वो हमेशा स्मॉल ही रहे, लेकिन अगर विनर हो तो वो बड़ा रहे। पांचवा था पिरामिडिंग टेक्निक। यहाँ आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल टेक्निक है, वो है एडिंग टू द विनर्स और पिरामिडिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने $100 पे एंट्री ली है और आपका जो एन यानी स्टॉप लॉस है वो $5 है, तो नेक्स्ट यूनिट आप तब बाय करेंगे जब वो $105 हो जाएगा, फिर 110 पे, फिर 115 पे। मैक्सिमम 4-5 यूनिट ही अलाउड होते थे बाय करने। हर नए यूनिट के साथ स्टॉप लॉस एडजस्ट होता था। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल बायस के अगेंस्ट जाता है। अक्सर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं पर टर्टल्स उस डायरेक्शन में और बेट करते हैं। प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना विनर्स में, इसी से बड़ा जो पैसा बनता है। और छठा पार्ट था रिस्क कंट्रोल। टर्टल्स का एक गोल्डन रूल था कि नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ द कैपिटल पर ट्रेड और नेवर रिस्क मोर देन 20% ओवरऑल एट एनी पॉइंट। अगर मार्केट में मल्टीपल ट्रेड्स ओपन होते थे तो भी टोटल रिस्क कैप रहता था। एक बार एक टर्टल्स की टीम ने एप्पल कंप्यूटर्स पे रिसर्च किया और डिस्कवर किया कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल में ज्यादा रिस्क लिया जा रहा है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि S1 और S2 अगर सेम सिग्नल दे रहे हैं तो डबल एक्सपोजर हो रहा है। इस फाइंडिंग के बाद डेनिस ने जो पोजीशन साइज थी उसको 50% कट कर दिया, वो भी सिस्टम के अलाउंग। सातवां पार्ट था प्रैक्टिस एंड एग्जीक्यूशन। रूल्स के बावजूद सबसे बड़ी चैलेंज थी उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना। कर्टिस फेथ ने याद किया था एक बार मैंने शुगर बाय कर लिया, वो भी बिना सिग्नल। नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया कि आपने रूल तोड़ा है और इसको दोबारा ना करें, मतलब तुरंत एक्शन लिया जाता था। ये रूल्स ऑलमोस्ट मिलिट्री प्रिसीजन से अप्लाई होते थे। डेली रिपोर्ट जाते थे, डेविएशन ट्रैक किया जाता था। कॉन्फिडेंस तब आता था जब डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ये रूल सिर्फ टेक्निकल नहीं थे बल्कि साइकोलॉजिकल एंकर भी थे। इंपल्स कंट्रोल सिखाते थे, फियर और ग्रीड को सिस्टम के अंदर ऑब्जर्व करते थे और डिसीजन फटीग को एलिमिनेट किया जाता था। रिचर्ड डेनिस बोलते थे कि रूल्स डोंट केयर हाउ यू फील, दैट्स व्हाई दे वर्क। अगर आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या बिजनेस में इसे यूज करना चाहते हैं तो इनके जो लेसन है वो सबसे पहला ये है कि वॉलेटिलिटी को समझो, इग्नोर मत करो। दूसरा है रिस्क का ऑब्जेक्टिव मॉडल बनाओ। तीसरा है एंट्री एग्जिट का लॉजिक प्रीडिफाइन करो। चौथा है स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी हो। पांचवा प्रॉफिट को स्केल करो। छठा है हर डिसीजन के लिए रूल होना चाहिए। और सातवां है इमोशनल ट्रेडिंग यानी कि करियर का सुसाइड। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा था द कंप्लीट टर्टल ट्रेडर के 5 चैप्टर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली बुक समरी आपको कौन से टॉपिक पर